चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10 हिस्ट्री। ये टॉपिक नंबर 5 है। ये लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट पार्ट है ये इस चीज़ का, इस चैप्टर का। और आप लोग एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़िएगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इकोनॉमी में कैसे कैसे चेंजिंग आया, इकोनॉमी कैसे ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद इकोनॉमी कैसे रीबिल्ड हुआ उसमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, बहुत सारे कंट्री जो है वो डीकोलोनाइज्ड हो गए और इंडिपेंडेंट हो गए। अब यहाँ पे 20 साल, सेकंड वर्ल्ड वार के 20 साल के बाद बहुत सारे कंट्री जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए और अपना एक नया नेशन बना लिए। ठीक है। और दिस कंट्री ह्यूज इकोनॉमिक ट्रबल। अब उन लोगों के पास पैसा नहीं था, जो कंट्री ढेर सारा बने तो वो लोग गरीब कंट्री थे। अब उन लोगों के पास पैसा नहीं था और जो उन लोगों का रिसोर्सेज था उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, एक्सप्लॉयटेशन किया गया था उन जो जिनका कब्ज़ा था इन सब पे। जैसे आप इंडिया ही की बात कर लें तो इंडिया में जो भी रिसोर्सेज थे सबको अंग्रेज़ों लोग ने लूट लिया उन इंडिया को। और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिया आज़ाद हो गया था। आज़ाद होने के बाद तो इंडिया तो बहुत गरीब था, अब उसके पास कोई भी बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम था। तो इनिशियल फेजेस में क्या हुआ, ब्रिटेन वुड वाज नॉट एबल, अब सबको पैसे की ज़रूरत हो गई। अब इंडिया है, अब इंडिया का इकनॉमी बहुत ख़राब है, अब इंडिया को पैसा चाहिए अपने कंट्री को चलाने के लिए। तो उसने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से या बहुत सारे ऐसे कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुए थे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो वो बहुत गरीब थे, तो शुरू में उन लोगों को पैसा चाहिए। तो पैसा कौन दे रहा था, तो ब्रिटेन वुड्स में जो 2 इंस्टीट्यूट बने थे वो लोग पैसा प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन इतना ज़्यादा डिमांड था कि ये सबको पैसा नहीं दे पा रहे थे, उसके नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। ऑन द अदर हैंड में देखें, यूरोप और जापान जो है बहुत तेज़ी से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा लिया, अपने आप को रिबिल्ड कर लिया और ग्रो इंडिपेंडेंस हो गया। अब आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से उसको पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जापान और यूरोप अपने आप को बहुत तेज़ी से रिकवर कर लिया, इकोनॉमी अच्छा हो गया, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है उसको। दीज इंस्टीट्यूट्स वेयर अंडर कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल पावर। अब ये जो इंस्टीट्यूट थे जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये सब कॉलोनियल पावर के कंट्रोल में थे। जैसे यूएसए और जो कॉलोनियल पावर में आ जाते थे, जो पावरफुल देश थे, फ्रांस था, वो सब के कंट्रोल में था। तो जिसकी वजह से रेट फिक्स करना सब कुछ उन लोगों के हाथ में था। अब इस कंट्रोल की वजह से एक प्रॉब्लम और आती थी कि बहुत सारे जो नेशन जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, वो लोग को डर था कि अगर हम यहाँ से पैसा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं या आईएमएफ से, तो और वो पैसे को अगर हम नहीं चुका पाएंगे तो ये लोग जो जिनका कंट्रोल है वो लोग फिर मेरे कंट्री में आकर के एक्सप्लॉयटेड करने लगेंगे, या मेरे कंट्री को वो फिर बंधक बना लेंगे या ये कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसका उन लोगों को डर था। दिस कंट्री, इसीलिए इन्होंने ये लोग कंट्री मिलके क्या किए, एक ग्रुप बनाए जिस ग्रुप का नाम है G77। ठीक है, ये लोग बहुत सारे कंट्री मिल करके एक ग्रुप बनाए और अपने ग्रुप का नाम रखे G77। अब इस ग्रुप में क्या हुआ कि ये ग्रुप में था कि अगर कोई भी इकोनॉमिक छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो आपस में हम लोग सुलझा लेंगे, या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ का मदद नहीं लेंगे। और इसका डिमांड था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर, और दे वांटेड कंट्रोल ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज। वो लोग चाहते थे कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल हो। जैसे देखिए, अगर किसी कंट्री में बहुत सारा तेल है, अब उस तेल को निकालने के लिए मशीन लगाना पड़ेगा, कारखाना लगाना पड़ेगा, उसमें इनिशियल में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अब पैसा जो लगाना पड़ रहा है तो उसको या तो हम लोन के थ्रू वर्ल्ड बैंक से लें या आईएमएफ के थ्रू लें। तो ये लोग चाहते थे कि हम लोग ऐसा नहीं करें, हम लोग G77 बना लिया और इसी के थ्रू जो भी थोड़ा बहुत पैसा घट रहा है और इससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल सके, तो जिससे नेचुरल रिसोर्सेज पे पूरा अपना कंट्रोल रहेगा। अगर इस तेल को निकालने में दूसरे कंट्री से हम पैसा ले लिए या वर्ल्ड बैंक से हम पैसा ले लिए तो वर्ल्ड बैंक का भी इसमें हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका पूरी तरीके से कंट्रोल रहा नहीं। अपना रिसोर्सेज है लेकिन मेरा पूरा कंट्रोल नहीं है, किसी कंट्री का पूरा कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि अपना कंट्रोल हो नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो थे, डेवलप्ड कंट्री में ये
बेटर एक्सेस टू मार्केट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डेवलप कंट्री में मार्केट बहुत अच्छा था क्योंकि लोगों के पास पैसा था डेवलप कंट्री में। तो अगर आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे आपका अपना हो ये कंट्रोल है, तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल करके आप जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे आप बेच सकते हैं, क्योंकि डेवलप कंट्री में सबके पास पैसा है, वहाँ पे मांग भी है और यहाँ पे मार्केट अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब कैसे ब्रिटेन वुड्स जो है उसको ख़त्म किया गया और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो फ्रॉम द 16th ऑनवर्ड यूएस फाइनेंस द कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वाज गेटिंग वीक। देखो यूएस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा फाइनेंस में। यूएस शुरू में क्या था कि 2 इंस्टीट्यूट ब्रिटेन वुड बनाया और पूरे इकोनॉमी को अपने डॉलर को जो है इंटरनेशनल करेंसी घोषित कर दिया और सारे जगह पे डॉलर से एक्सचेंज होने लगा, जिससे यूएस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे 1960 के बाद ये जो उसका करेंसी था वो कमज़ोर होने लगा। रीज़न इसका क्या था? राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज़ इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो कंट्री थे जो अपने इकोनॉमी को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, तो उनका जो इकोनॉमी बढ़ा तो उनको पैसा लेने की ज़रूरत नहीं रही किसी से, तो वो लोग जो है डॉलर का यूज़ कम करने लगे, कम पैसा लेने लगे और कॉस्ट जो था राइजिंग। अब यहाँ का भी जो इकोनॉमिक जो पैसा का जो वैल्यू था वो बढ़ने लगा। ठीक है, और ओवरसीज मतलब होता है फॉरेन कंट्री, दूसरे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा कॉस्ट में, राइजिंग कॉस्ट में। ठीक है, अब डॉलर, अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई गरीब कंट्री है, अब उसको पैसे की ज़रूरत है, तो पहले तो क्या था कि ये वर्ल्ड बैंक के पास चला जाता था वहाँ से पैसा लेने के लिए। अब है कि बहुत सारी कंट्री जो है वो अपने इकोनॉमी को अच्छा कर ली, तो यहाँ पे कॉस्ट, राइजिंग कॉस्ट बढ़ गया। अब ये भी इसको पैसा देने के लिए तैयार है, ये भी इसको पैसा देने के लिए तैयार है, ये भी देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का तो वैल्यू कम हो गया, सबको पैसा देने के लिए तैयार, ये कम रेट पे दे देगा, ये भी कम रेट पे दे देगा, जिससे क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक का जो पावर था वो फाइनेंशियल पावर कम होने लगा। अब डॉलर जो है वो अपने वैल्यू को मेंटेन नहीं रख पाया गोल्ड के अकॉर्डिंग्स, और जिसकी वजह से वो जो फिक्स्ड वैल्यू था गोल्ड डॉलर का वो अनस्टेबल हो गया और वो कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से जो है अब एक्सचेंज बनाया गया। न्यू सिस्टम क्या बनाया गया कि एक्सचेंज रेट इमर्ज्ड, मतलब जो करेंसी है वो घटते बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब जैसे डॉलर का देखिएगा दाम कभी बढ़ गया, डॉलर कभी घट गया, तो ये इसके बाद ही आया था फ्रॉम मिड। अब 17th सेंचुरी की बात करें, 1970 में इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम्स चेंज मेनी वे, बहुत सारे वजह से इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम चेंज हो रहा था। देखिए अभी जैसे डॉलर का जो वैल्यू था वो फिक्स था, उसके बाद क्या हुआ, कोलैप्स होने के बाद डॉलर का वैल्यू फिक्स नहीं रहा, तो ये सब जो है फाइनेंस सिस्टम चेंज हो रहा था धीरे धीरे। अर्लियर डेवलपमेंट में कंट्री कुड टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एसोसिएशन। अब जो है कंट्री टर्न कर रही थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से फाइनेंशियल असिस्टेंस की तरफ। जैसे पहले जो था कि वर्ल्ड बैंक से ही सब लोन लेते थे, अब वो ऐसा नहीं था, अब बहुत सारे कंट्री से भी लोन ले सकते थे, प्राइवेट से भी लोन ले सकते थे, अब वो लोग के पास भी पैसा हो गया था। तो नाउ दे वे आर फोर्स टू बोरो फ्रॉम द वेस्टर्न कॉमर्शियल बैंक। अब एक वेस्टर्न कॉमर्शियल से भी हम लोन ले सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी लोन ले सकते थे, क्योंकि अब उन लोगों के पास भी पैसा हो गया था, तो वो लोग कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहे थे। तो चाइना, अब चाइना की बात यहाँ पे करेंगे। देखिए चाइना जो था, शुरू में हम लोग पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन के वक्त चाइना जो बहुत इकोनॉमी के मामले में बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि चाइना में सिल्क रूट गुजरता था और वहाँ पे जितना भी ग्लोबलाइजेशन, जितना भी ट्रेड सब इसी रूट से होते थे, जिसकी वजह से चाइना जो था इकोनॉमी उसका बहुत स्ट्रांग था, बहुत डेवलप्ड था। लेकिन क्या हुआ, जब सी रूट मिल गया, सी रूट से चाइना जो है सी रूट के थ्रू बिजनेस नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से चाइना जो है वो पीछे होने लगा, और जो अदर कंट्री थे वो लोग सी रूट के ज़रिए अपना मार्केट ट्रेड करने लगे और चाइना जो है डाउन होता गया। लेकिन जब चाइना में रिवोल्यूशन आया, चाइनीज़ रिवोल्यूशन के बाद, ये 1949 में क्या हुआ, 1949 में क्या,
1949 में क्या हुआ, चाइना फिर से कमबैक किया और बहुत स्ट्रॉन्ग इकनॉमी लेकर के। इसका रीज़न ये था कि चाइना में जो इकनॉमिक पॉलिसी बना था, इकनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छा था, और जो वहाँ का लो वेजेस था, मतलब मज़दूर जो वहाँ पे थे बहुत कम रेट पे मिल जा रहे थे। और यूनियन जब टूटा था ना, तो बहुत सारा कंट्री उससे निकला जो इंडिपेंडेंट होकर के, जैसे यूएसएसआर जिसको बोलते थे, अभी हम लोग रशिया बोलते हैं। तो रशिया के टूटने, यूएसएसआर के टूटने से बहुत सारे छोटे कंट्री उससे इंडिपेंडेंट हुआ। और ये होने से क्या हुआ, वेजेस वेयर क्वाइट लो। और यहाँ पे जो है बहुत सारे कंट्री बने, तो वहाँ पे हर कोई का अपना इकनॉमी था, हर कोई का अपना इकनॉमी बनता गया। तो इकोनॉमिक्स जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से इकनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और इकनॉमी में चेंजिंग भी आया। हम लोग पढ़ें कि जो सोवियत यूनियन था वो ईस्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल था इकनॉमी के मामले में, लेकिन अब जब टूट गया तो ये क्या हुआ, इकनॉमी इसका बढ़ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, वेजेस वेयर क्वाइट लो इन कंट्रीज़ लाइक। अब यहाँ पे वेजेस जो थे बहुत सारे कंट्री में बहुत कम थे, जैसे मज़दूर लोगों को या वर्कर को कम पैसा दिया जाता था इंडिया में। अब इंडिया में चीप लेबर आराम से मिल जा रहे थे, चाइना में भी चीप लेबर थे, ब्राज़ील में, आपको बांग्लादेश में, सब जगह पे बहुत चीप लेबर मिल जा रहे थे। तो अब किसी कंट्री को लेबर की ज़रूरत होती है तो या तो वो इंडिया से लेबर को बुला करके यहाँ पे काम करवा लेगा, या अपना जो है अपना इंडस्ट्री या अपना फैक्ट्री इंडिया में सेटअप कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे वर्कर उसको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप देखिएगा कि सऊदी उदी लोग जाते हैं तो यहाँ पे चीप लेबर है, तो वो लोग जाके वहाँ काम करते हैं। या किसी कंट्री का कोई कंपनी यहाँ खोलना होता है तो इंडिया में वो खोलते हैं कि इंडिया में आसानी से उनको चीप लेबर मिल जाएंगे। अब एमएनसीज कंपनी जो थे, मल्टीनेशनल कंपनी जिसे बोला जाता है, वो प्रीफर करते थे ऐसे जगह को जहाँ पे लो वेजेस कंट्री को, मतलब वहाँ पे जहाँ पे आसानी से इनको सस्ता लेबर मिल जाए, वहाँ पे ही ये एमएनसीज अपना फैक्ट्री लगाते थे। तो ऐसे कंट्री कौन कौन सी थी, तो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, फिलीपींस, ये सब जो है जहाँ लो वेजेस एम्प्लॉय मिल जाते हैं। इन द लास्ट 2 डेकेड में देखा जाए, लास्ट 20 सालों में देखा जाए, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, देखो इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, ये सब कंट्री को जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो उसे अंडर डेवलप्ड कंट्री है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो थे हैव ग्रो रैपिडली, इन लोगों ने बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो किया। अब देखिए इंडिया में कोई कंपनी आएगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को जॉब मिला तो लोगों के पास पैसा आया, लोगों के पास पैसा आया तो वहाँ का इकनॉमी स्ट्रांग हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडिया में और इस जगह पे इकनॉमी डेवलपमेंट होने लगा। ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट ख़त्म होता है, और ये आप एनसीईआरटी से ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी बनाइएगा। ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।